नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चेकलिस्ट ऑफ ग्राउंड्स टू डिफेंड इन द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के हमारे सीरीज को आगे लेकर चलते हैं। कल की वीडियो में मैंने लगभग 7 ग्राउंड्स को बताया था, जो मैंने चेकलिस्ट बनाई है ग्राउंड्स की, जिनकी आधार के ऊपर हम लोग विभागीय जांच में अपना बचाव कर सकते हैं। यह बात मैं गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ में होने वाले विभागीय जांच के बारे में कह रहा हूं। उसी चेकलिस्ट में आज हम अगले ग्राउंड्स की तरफ बढ़ते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें और ऐसी वीडियो बनाने की प्रेरणा आप लोगों से मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की चेकलिस्ट में मैंने जो ग्राउंड्स निकाले हैं, उसमें से आज का ग्राउंड है कि जब विभागीय जांच की शुरुआत होती है, आपको चार्जशीट दी जाती है और चार्जशीट के साथ में आपको ये कहा जाता है कि आप 10 दिनों के अंदर या फिर व्हाटएवर पीरियड जिसका जिक्र किया जाता है स्पेसिफिकली, जिन्होंने आपको चार्जशीट दिया है उनके द्वारा, तो आपको उन दिनों के अंदर आपका रिप्लाई, जिसे हम रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के नाम से जानते हैं, उसे दाखिल करना होता है। आप उस माध्यम से आप चार्जेस, आपके खिलाफ में जो आरोप तय किए गए, उन्हें आप नकार सकते हैं, आप उन्हें कबूल भी कर सकते हैं, या आप आरोपों को नकारते हुए जो सत्य परिस्थिति है, वह परिस्थिति आप आपके रिप्लाई के माध्यम से अथॉरिटी के सामने रख सकते हैं, ताकि अथॉरिटी को भी ये समझ सके कि इसमें कुछ गलत काम नहीं किया गया है और ये मिसकंडक्ट के दायरे में आने वाली बात नहीं है। तो उसी स्टेज पर आपका रिप्लाई प्राप्त होने के बाद में, आपका रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्टरी है, सत्य परिस्थिति का अवलोकन होने के बाद में अगर अथॉरिटी को लगता है कि इसमें इंक्वायरी या जांच लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ गलत काम नहीं हुआ है, यानी कि आपका रिप्लाई उसको सेटिस्फैक्टरी लगता है, या फिर आपने सिंप्लिसिटर जो है, आरोप जो आपके ऊपर तय किए गए, उन आरोपों को आपने मान लिया है। अब जब आपने आरोप मान ही लिए हैं, तो ऐसे भी हालात में जो है इंक्वायरी लेकर उन आरोपों को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कानून के अनुसार जो आरोप आपने कबूल किए हो, उनकी आधार के ऊपर भी आपको शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो जैसे क्रिमिनल ट्रायल में एक आरोपी अपना कन्फेशन करता है कि मैंने ये गुनाह किया है, तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट जिनके सामने ये ट्रायल चल रहा हो, वह उस कन्फेशन के आधार के ऊपर ही उसको सजा दे सकता है। सिमिलरली आप विभागीय जांच में भी जो है, अगर आप कन्फेस करते हो, तब भी जो है इंक्वायरी लेने की कोई आवश्यकता या गुंजाइश नहीं होती है। तो ये सब कब होगा? यह आपका रिप्लाई प्राप्त होने के बाद में होगा, यानी कि उस अथॉरिटी को जिन्होंने आपको चार्जशीट दिया है, मेमोरेंडम दिया है, उन्हें आपके रिप्लाई को, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस को अच्छी तरह से पढ़ना होता है, उसका अध्ययन करना होता है और एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना होता है। उसके बाद में ही वह यह नतीजे पर पहुंच सकता है कि या इसमें वाकई में विभागीय जांच देने की आवश्यकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक स्टेज होता है, लेकिन हमने अक्सर कई केसेस में ऐसा भी देखा है, ऐसा पाया है कि जो सरकारी कर्मचारी को रिप्लाई दाखिल करने के लिए जो समय दिया जाता है, वह समय समाप्त होने के पहले ही इंक्वायरी लेने के लिए इंक्वायरी ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन माना गया है, क्योंकि आपके रिप्लाई दायर करने के पहले ही अगर अथॉरिटी ने इंक्वायरी ऑफिसर की, यानी कि जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई हो, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका रिप्लाई चाहे जैसा भी आएगा, उसमें चाहे कितना भी सत्य परिस्थिति का उजागर ना हो या किया हो,
तब भी जो है आपके खिलाफ में इंक्वायरी लेकर आपको सजा देनी है। यानी कि एक तरीके से एक प्री डिटरमाइंड माइंडसेट का डिपिक्शन यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि अथॉरिटी आपके खिलाफ में पहले से ही प्री डिटरमाइंड है, प्रेजुडाइज्ड है, प्री डिसाइडेड है। तो ये जो इंक्वायरी चलेगा ये जस्ट एक फार्सिकल शो होगा, एक फॉर्मेलिटी होगा, एक आईवॉश होगा। तो ऐसा एक केस का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। एक बहुत फेमस केस है जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस वीके खन्ना यह नामक केस है। इसमें एक व्यक्ति को जो सरकारी कर्मचारी थे उन्हें चार्जशीट दिया गया। चार्जशीट देने के बाद में उस चार्जशीट के खिलाफ में उन्होंने रिप्लाई दायर करने के पहले ही इंक्वायरी ऑफिसर का नियुक्ति किया गया। उन्होंने उस इंक्वायरी को चैलेंज किया कोर्ट में जाकर के। उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि मेरे रिप्लाई दायर करने के पहले ही उन्होंने नियुक्ति अधिकारी कौन होगा, जांच अधिकारी कौन होगा, इसका डिक्लेरेशन दिया है, इसका नियुक्ति का काम किया है। इसका मतलब उन्होंने जो इंक्वायरी मेरे खिलाफ में होनी है वो पहले से ही उन्होंने अपने दिमाग में तय कर रखी है और आने वाली इंक्वायरी जो है इसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन करने वाली है, बिकॉज ये बायस या प्रेजुडाइज यहाँ पर दिख रहा है। हाई कोर्ट ने उस चार्जशीट को सेट असाइड करने के बाद में स्टेट ऑफ पंजाब उस हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वह स्टेट ऑफ पंजाब की जो याचिका है, अपील है, उसे डिसमिस करते हुए हाई कोर्ट ने जो कहा उसे अपहोल्ड करता है। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस वीके खन्ना। इसका रेशियो अभी हमको क्या लगेगा? रेशियो इज दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर before receipt of the reply or written statement of defense is an incident of prejudiced mindset. It will depict the mindset on the part of the inquiry authority, that is the charge sheeting authority, that regardless of the reply, whatever may be the truth or otherwise in the reply has to be discarded and the inquiry has to be proceeded. This kind of mindset is clearly seen if the inquiry officer is appointed even much before the reply to the charge sheet is submitted or the time given for filing reply is not over. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें याद रखनी है। यानी कि नियुक्ति अधिकारी को कब नियुक्त करना है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है। तो अगला मुद्दा जो है, और ये जो केस है, ये आप अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो आपको ये केस इंडियन कानून में मिल जाएगा। आपको सिंपल में गूगल में जाकर स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस वीके खन्ना टाइप करना है, वो आपको इंडियन कानून का जो वेबसाइट है उसकी ओर लेकर जाएगा और आपको ये केस डाउनलोड करने के लिए फ्री में अवेलेबल है, आप पढ़ भी सकते हो, उसका प्रिंट भी लेकर के आप पढ़ सकते हो। तो ये रहा महत्वपूर्ण स्टेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर बिफोर रिसीविंग द रिप्लाई टू द चार्जशीट। आगे बढ़ते हैं। तो आगे ऐसा होता है कि आपके खिलाफ में जांच शुरू हो गई हो, आपने रिप्लाई दायर किया हो, उसके बाद में इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति हुई हो, तो आपको ये देखना है कि आप प्रेजेंटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई हो। प्रेजेंटिंग ऑफिसर यानी कि जैसा क्रिमिनल केस में आरोपी के खिलाफ में लगाए गए आरोप को सिद्ध करने के लिए जो सरकारी पक्ष की ओर से जो वकील काम करते हैं, जिन्हें हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, वैसे ही विभागीय जांच में सरकार की ओर से जो सरकार के केस सिद्ध करने के लिए जो काम करते हैं उन्हें प्रेजेंटिंग ऑफिसर कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है चार्जशीटिंग अथॉरिटी जो आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी या फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगे, उसके बाद में इंक्वायरी ऑफिसर का वही नियुक्ति करेंगे और उसके बाद में प्रेजेंटिंग ऑफिसर का वही नियुक्ति करेंगे। तो ये तीनों होने के बाद में, ये तीनों स्टेज क्रॉस करने के बाद में अब आपके सामने एक क्लियर पिक्चर रहता है। तो आप यह महसूस कर सकते हो, ये देख सकते हो कि ये जो अधिकारी है, इन अधिकारियों में से कोई अधिकारी क्या इस केस में इंटरेस्ट रखने वाला हो, उसका पर्सनल स्टेक इस मैटर में हो, इंक्वायरी में हो, या वो केस का कोई साक्षीदार हो, विटनेस हो, या किसी अदर तरीके से उस केस से वो जुड़ा हो। जैसे एक फेमस केस है अर्जुन चौबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ में आरोप लगाए गए कि
उसने अपने बॉस को, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या डिसिप्लिन अथॉरिटी है, उन्हें गाली गलौज किया। तो वही अथॉरिटी जिनको गाली गलौज किया गया, उन्होंने उसको चार्जशीट थमा दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वह खुद एक कंप्लेनेंट है, गाली गलौज से वह खुद आहत हो गए हैं, वह एक अक्यूजर है। अब जब आप खुद कंप्लेनेंट हो या अक्यूजर हो तो आप जज की श्रेणी में कैसे काम कर सकते हो? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो पहला जो नियम है, दैट नोबडी शैल बिकम जज इन वंस ओन केस। तो इस प्रिंसिपल का ही उल्लंघन होने वाली बात है जब अथॉरिटी जो है वो खुद उस मामले में अक्यूजर हो या कंप्लेनेंट हो। क्योंकि जो आरोप है वो आरोप उस कर्मचारी ने अपने अथॉरिटी को गाली गलौज किया, ये आरोप है। आरोप जिनके खिलाफ में हुए है वही अथॉरिटी बनकर काम कर रहे हैं। तो इस तरह का भी आपको इस इंक्वायरी में चेक करना होता है कि क्या वाकई में जो अथॉरिटी है वो किसी तरह से इस आपके मामले में जुड़े हो। सेम रूल विल अप्लाई टू द इंक्वायरी ऑफिसर ऑल्सो, सेम रूल विल अप्लाई टू द प्रेजेंटिंग ऑफिसर ऑल्सो। एक मैं यहाँ पर केस का जिक्र करना चाहूंगा। एक रतनलाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नामक केस है, जिसमें इंक्वायरी कमेटी में 3 लोग थे। इंक्वायरी चल रही थी। इंक्वायरी के दौरान उन तीनों में से एक मेंबर एज अ विटनेस उस इंक्वायरी कमेटी के सामने अपनी गवाही देते हैं। तो वो विटनेस भी बन गए हैं और इंक्वायरी कमेटी के मेंबर यानी कि जज भी बन गए हैं। तो ऐसे मामले में भी जो है इंक्वायरी विशेष हो जाता है। तो अदर शब्दों में हम कहेंगे तो इस इंक्वायरी में, जांच में काम करने वाले जो इंक्वायरी ऑफिसर होंगे वो तटस्थ होने चाहिए, वो न्यूट्रल होने चाहिए। उनका किसी भी तरीके से उस जांच के साथ में लेना देना, या वो विटनेस या कंप्लेनेंट या अक्यूजर इस श्रेणी में नहीं आने वाले होने चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ऐसा होता है तो सारा का सारा इंक्वायरी ये इलीगल होता है, ये कोई भी कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। अभी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी यही रूल लागू होता है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी किसी भी सूरत में जो है कंप्लेनेंट या फिर अक्यूजर इस श्रेणी में अगर आते हैं या गवाह है तो वो भी उस केस में विभागीय जांच में प्रेजेंटिंग ऑफिसर के तौर पर काम नहीं कर सकते। हालांकि ऐसे मामलों में वह विटनेस के तौर पर आ सकते हैं, लेकिन जब वो विटनेस के तौर पर आएंगे तब उस इंक्वायरी में, उस जांच में उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रेजेंटिंग ऑफिसर के तौर पर या इंक्वायरी ऑफिसर के तौर पर या फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तौर पर काम करेंगे। दे आर डिबार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इनटू सच इंक्वायरी in the capacity either of presenting officer, inquiry officer or the disciplinary authority if they happen to be witness, if they happen to be complainant। नॉर्मली देखा जाए तो हर कंप्लेनेंट जो होता है वह विटनेस भी होता है। इसके लिए अगर आप कंप्लेनेंट हो तो आप उस केस में किसी तरह से इस इंक्वायरी की जांच करने के लिए आप काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो इंक्वायरी है, जांच है, ये निष्पक्ष तरीके से फेयर मैनर में करनी होती है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का नियम है दैट इंक्वायरी शुड बी हेल्ड in accordance with the principles of natural justice, it should be just, fair and reasonable। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा आपके साथ में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा वैलिड ग्राउंड है जिसके तहत आप अपने आप को बचाव कर सकते हो। तो ये रहा दूसरा ग्राउंड आज के चेकलिस्ट में का। हम तीसरे ग्राउंड के ऊपर आप बढ़ेंगे। तीसरा ग्राउंड ये है कि क्या आपके खिलाफ में जो चार्जेस या आरोप लगाए गए हैं उस चार्जशीट के माध्यम से, क्या वह चार्जेस डिस्टिंक्ट एंड क्लियर, मतलब आपको पता लगे कि आपके ऊपर आरोप क्या है और आपने जो कृति की है, जो कार्य किया है या जो कर्म या जो काम किया है जिसका आरोप आपके ऊपर लगाया है, वह काम, वह कार्य, वो चाहे ओमिशन हो या कमीशन हो, एक्ट ऑफ ओमिशन हो या कमीशन हो, वह कौन से कंडक्ट रूल को वायलेट करने वाला है। तो इन शॉर्ट आपका जो चार्ज है वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपने उस जगह पर, उस समय पर, उस तरीके से ये पर्टिकुलर काम किया है और वह काम करने की वजह से आपके हाथों से इस कंडक्ट रूल के इस नियम का उल्लंघन हो गया है। इस तरह का स्पेसिफिक चार्ज उसमें होना चाहिए। इसका रीजन सीधा ये है
अगर स्पेसिफिक चार्ज अगर नहीं होगा तो आप अपने आप को ठीक तरह से बचाव या डिफेंस नहीं कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको किसी ने पकड़कर कटघरे में खड़ा किया और बोला आप अपना बचाव करो, आपको पता नहीं कि आपके खिलाफ में क्या चार्ज है, आपने मर्डर का आपके खिलाफ में मर्डर का चार्ज लगा है या हाफ मर्डर का लगा है या रेप का लगा है या किसी और ऑफेंस का लगा है, आपको पता ही नहीं है, आपको बताया ही नहीं गया कि आपने ये काम किया, तो आप बचाव कैसे करेंगे? इसके लिए जरूरी होता है कि आपको ये स्पष्ट और एकदम क्लीन तरीके से, क्लियर तरीके से बताया जाए कि आपके खिलाफ में आरोप क्या है। कई दफा हमने देखा है कि जो चार्जेस होते हैं ये इस तरह के नहीं होते हैं, एकदम वेग चार्जेस होते हैं, इन कंडक्ट टूल का कोई जिक्र नहीं होता है। तो ऐसे आधार के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर भी जो है आप अपने आप को बचा सकते हो, अगर ऐसा चार्जशीट में वेग चार्जेस आपके खिलाफ में लगाए गए हों। इसके ऊपर भी आपको सुप्रीम कोर्ट के या वेरियस हाई कोर्ट्स के बहुत सारे केसेस मिलेंगे। उसमें मैं एक केस का जिक्र करना चाहूँगा। सवाई माधव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नामक केस है, या माधव सवाई या सवाई माधव यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ में। यह केस आप गूगल में जाकर के देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यह बहुत महत्वपूर्ण केस है इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ऐसा होता है, चार्जेस अगर वेग है, क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है, तो द इंक्वायरी शैल स्टैंड विशिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ सच अ वेग चार्ज। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज आती है कि आपको चार्जशीट मिलने के बाद में, आपने रिप्लाई फाइल करने के बाद में, इंक्वायरी रिप्लाई फाइल करने के बाद में, अगर आपको अथॉरिटी ने अपना अप्लाई किया है माइंड और उसके बाद में उनको लगा है कि चार्जेस जो है आपने मना किए है, डिनाई किए है, और उन्हें सिद्ध करने के लिए जो है जांच का आगे बढ़ना जरूरी है। ऐसे केस में फिर वो इंक्वायरी ऑफिसर को नियुक्त करेंगे, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को नियुक्त करेंगे। तब जो है उस स्टेज के ऊपर आपका ये अधिकार बनता है कि चार्जशीट के साथ में आपको जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी जाती है, कई दफा पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है, उसका रिपोर्ट होता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का। तो क्या ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का रिपोर्ट या जो भी डॉक्यूमेंट का जिक्र किया गया है उस चार्जशीट में, क्या वो डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं? अगर आपको ऑलरेडी अगर नहीं दिए गए हैं तो आप उस समय पर, इस स्टेज के ऊपर आप लिखित स्वरूप में रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंक्वायरी ऑफिसर को कि ये सारे डॉक्यूमेंट मुझे मिलने चाहिए ताकि मैं अपना बचाव कर सकूं। तो आपका ऐसा निवेदन प्राप्त होने के बाद में आपकी ओर से इंक्वायरी ऑफिसर को ये जरूरी है कि वह जो है, वो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जिन्होंने जांच की शुरुआत की है, उनसे ये कहे कि चार्ज ऑफिसर यानी कि सरकारी कर्मचारी की ओर से इस तरह का डिमांड आया है कि आप उन्हें डॉक्यूमेंट दीजिए। तो आपके इस तरह के निवेदन के बावजूद भी अगर आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाते हैं, तब जो है ये इंक्वायरी विशिएट हो जाती है, ये इंक्वायरी इल्लीगल हो जाती है, क्योंकि आपको आपके बचाव के लिए जो है वह पूरा मौका या प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड या डिफेंस प्रॉपर्ली नहीं दी गई है। एंड ऑन दिस काउंट आल्सो द इंक्वायरी विल स्टैंड विशिएटेड। यहाँ पर एक मैं बात कहना चाहूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट चार्जशीट में रेफर किए गए हो वही डॉक्यूमेंट की आप डिमांड कर सकते हो। Besides the document referred to in the charge sheet, you can also request for the copies of the other documents which are relevant according to you. If so, then the duty is cast upon the inquiry officer to ensure that you also issue these kind of documents which are not referred to but they are relevant. तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आगे की ग्राउंड के ऊपर हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। कई बार ऐसा होता है कि ये सब स्टेज हो गए, आपको डॉक्यूमेंट मिल गए, आपका इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया गया है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, तो आपको डिफेंड करना है, इंक्वायरी चल रही है। कैसा डिफेंड करेंगे? क्या आप अपने बचाव के लिए एक वकील या लीगल प्रैक्टिशनर एंगेज कर सकते हो? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली यस, आपको कर सकते हो, प्रोवाइडेड सरकारी पक्ष की ओर से भी लीगल ब्रेन को इस्तेमाल किया जा रहा हो एज अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। यानी कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर अगर लीगल बैकग्राउंड से है तो आपका भी ये अधिकार बनता है कि आप भी जो है अपने बचाव के लिए डिफेंस में, डिफेंस असिस्टेंट, डिफेंस ऑफिसर के तौर पर जो है किसी वकील को एंगेज कर सकते हो। अगर डिफेंस
असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लॉयर आपको अगर डिनाई किया जाता है तो इंक्वायरी विल ऑल्सो स्टैंड विशिएटेड। इसके ऊपर एक बहुत फेमस केस जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था वह है ट्रस्टीज ऑफ बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट वर्सेस सुरेंद्र नाडकर्णी। यह केस बॉम्बे से सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 है, that no one shall be deprived of his life or personal liberty except in accordance with the procedure established by law। ये जो शब्द है आर्टिकल 21 के, यह शब्द भी इंक्वायरी में लागू होते हैं, क्योंकि इंक्वायरी खत्म होने के बाद में उसका जो आउटकम होता है वह डिसमिसल भी हो सकता है, आपको रिमूव भी हो सकता है, या आपके रेपुटेशन के ऊपर भी उसका असर गिर सकता है। और रेपुटेशन जो है आर्टिकल 21 के तहत जो है उसको फंडामेंटल राइट माना गया है। तो जब आपको आपसे आपका रेपुटेशन निकाल कर लिया जा सकता है, आपका जो लाइवलीहुड है, आपकी जो जॉब है वह जा सकती है, तो आपका लाइवलीहुड जा सकता है। तो ऐसा जब तुम करोगे तो प्रोसीजर कैसा होना चाहिए? प्रोसीजर शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। तो जब आप खुद सरकारी वकील लगा रहे हो, वकील लगा रहे हो या लीगल ब्रेन यूज कर रहे हो, तब द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर एक्शन ये कहता है कि सिमिलर सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी should also be granted to the government servant so that he can also defend him properly। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई दफा ऐसे केसेस कोर्ट में आते हैं कि डिस्पाइट द रिक्वेस्ट, सच अ रिक्वेस्ट टू एंगेज अ लॉयर टू डिफेंड इज नॉट एक्सेप्टेड। तो ऐसे केस में भी जो है अगर इंक्वायरी आगे बढ़ती है तो ये बहुत बड़ा वैलिड ग्राउंड बनता है कि ये इंक्वायरी को पूरा विशेट कर सकता है। एंड द इम्प्यून ऑर्डर जो होता है, जो कोर्ट में जिसे हम इम्प्यून ऑर्डर कहते हैं, जिसको हम चैलेंज करते हैं जिस पेनाल्टी को, रिमूवल हो, डिसमिसल हो या अदरवाइज हो, वह ऑर्डर जो है वो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा, कोर्ट में टिक नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ दिस डिनाइल। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड है जो हमारे चेकलिस्ट में हमने खोज कर निकाला है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि कई दफा हम देखते हैं, जैसा मैंने एक वीडियो बनाई थी, सस्पेंशन किन हालात में किया जा सकता है। मैंने कहा था कि आपके खिलाफ में विभागीय जांच अगर प्रपोज्ड है तो आप अपने पद का इस्तेमाल करके उस जांच में दखलंदाजी नहीं कर सके, इसके लिए आपको सस्पेंड किया जा सकता है। या फिर आपके खिलाफ में क्रिमिनल कोर्ट में कोई अगर गुनाह अगर दर्ज हुआ है या केस चल रही हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहे हो, तब भी जो है आपको सस्पेंड किया जा सकता है। तो जब विभागीय जांच आपके खिलाफ में शुरू हो रही है और आपको सस्पेंड किया गया हो, तब आपको कोई दूसरा काम नहीं, आप दूसरा काम नहीं कर सकते हो। आप सस्पेंडेड हो, आप एम्प्लॉय हो। सस्पेंडेड का मतलब आप जॉब आपकी चली नहीं गई है, आपको सिर्फ काम करने को नहीं दिया जा रहा है। तो उस हालत में कानून ये कहता है कि पहले शुरुआत के 3 महीने आपको जो आपका नॉर्मल पगार होगा, जो सैलरी होगी उसका 50% एज अ सब्सिस्टेंस अलाउंस आपको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट को देना पड़ेगा। 3 महीने के ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा अगर सस्पेंशन ये बढ़ता है, तब तीसरे महीने चौथे महीने से यानी कि 91st डे से आगे जितना भी समय आप सस्पेंडेड रहोगे तो आपको कानूनन आपके सैलरी के 75% जो सैलरी है आपको देना चाहिए। अगर यह नहीं किया जाता है और आपको कोई सब्सिस्टेंस अलाउंस अगर नहीं दिया जाता है एंड एट द सेम टाइम आपके खिलाफ में जांच चल रही है और उस वजह से ऑन अकाउंट ऑफ नॉट रिसीविंग द सब्सिस्टेंस अलाउंस आप जो है वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ठीक तरह से अपने आप को बचाव नहीं कर पाते हो, तब इस आधार के ऊपर भी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो पूरा विशेट हो जाती है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, घनश्याम दास श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नामक एक बहुत फेमस केस है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है जिसे फिर फॉलो किया गया है कैप्टन पॉल एंथनी नामक केस में। ये 2 केस आप गूगल में जाकर चेक कर सकते हो, बहुत फेमस केस है। यानी कि जो व्यक्ति, जो सरकारी कर्मचारी निलंबित हो और उसके खिलाफ में जांच चल रही हो, तो उसे टाइम पर कानून के तहत पहले 3 महीनों के लिए 50% और बाद में के समय के लिए 75% सैलरी का हिस्सा उसे देना पड़ेगा। अगर ये कानून नहीं फॉलो किया गया, अगर ऐसा उसको नहीं दिया गया,
तो इस आधार के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर भी इंक्वायरी जो है वो विशेट हो जाती है, इलीगल बन जाती है, और उस इंक्वायरी में जो भी रिजल्ट आता है, जो पेनाल्टी होती है, वह भी कोर्ट में नहीं टिक पाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा। आगे बहुत ग्राउंड है, तो हम धीरे-धीरे हर वीडियो में 3-4 या 5 ग्राउंड करते-करते हम आगे बढ़ेंगे। और फिर से मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।